हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फीकेएम सोसाइटी। तो आप लोग कैसे हैं? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे? तो ये पढ़े थे हम लोग कि ऑस्मोटिक प्रेशर का एप्लीकेशन क्या होता है, जिसमें दो फार्मूला ड्राइव होकर आया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि प्रसरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो प्रसरण दाब के आधार पे विलयन 3 प्रकार का था। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि प्रसरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। प्रसरण दाब के आधार पे विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक या समप्रासरणी, आइसोटोनिक या समप्रासरणी विलयन। एक होता है हाइपरटोनिक या अति प्रासरी विलयन, और तीसरा होता है हाइपोटोनिक या अल्प प्रासरी विलयन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या था, आइसोटोनिक। अभी क्लास में याद हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए आइसोटोनिक, आइसोटोनिक या इसी में देखिए सम मतलब क्या होता है, समान होता है। चाहे आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है, सेम मतलब समान। और टोनिक या प्रासरी, बोले थे ना प्रासरण दाब क्या होता है, दाब होता है, यानी कि प्रासरी भी क्या हो जाएगा, दाब। उसी को टॉनिक भी बोलते हैं। टॉनिक यानी कि क्या, प्रेशर, यानी कि दाब। उसका देखिए फिर यहाँ पे हाइपरटोनिक या अति मतलब अधिक, या हाइपर मतलब होता है ना कि हाइपर प्रेशर हो रहा है, यानी कि हाइपर मतलब क्या होता है, हाई होता है, हाई मतलब अधिक। या अल्प प्रासरी या हाइपो मतलब होता है कम, या अल्प मतलब होता है कम। अब चलिए डिफिनीशन बनाते हैं। देखिए टॉनिक यानी कि वैसा विलयन, वैसा क्योंकि विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब, वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब। देखिए यहाँ पे सम प्रासरी, प्रासरी मतलब किस चीज के बारे में जान रहे हैं हम लोग, प्रसरण, यानी कि वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब समान हो, उससे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक या समप्रासरण। वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब समान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? फिर हाइपरटोनिक का क्या हो जाएगा, तो वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब अधिक हो, वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब अधिक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। और वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब क्या हो, कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्प प्रासरी विलयन। याद हो गया होगा। आइसोटोनिक या समप्रासरणी, यानी कि वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब क्या हो, समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समप्रासरणी विलयन। वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब अधिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अति प्रासरणी विलयन। और जिस विलयन का प्रासरण दाब कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्रासरणी। बताइए तो कितना इजी है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है ना। तो चलिए हम डिफिनेशन लिखवा देते हैं, और आइसोटोनिक का एक फॉर्मूला आएगा, और उस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। हालांकि बहुत सारा न्यूमेरिकल आपका पेंडिंग है, सब न्यूमेरिकल एक ही दिन बना डालेंगे हम लोग। ठीक है ना। चलिए बाबू देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मैंने डिफिनीशन लिख दिया, ठीक है ना। इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब एक समान, अभी पढ़ेंगे, नाम से स्पष्ट है, आइसोटोनिक, आइसो मतलब समान और टॉनिक मतलब प्रेशर। वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब एक समान होता है, उससे हम आइसोटोनिक या समप्रासरणी विलयन कहते हैं। हमने यहाँ पे 2 विलयन लिखा, एक विलयन 1 और दूसरा विलयन 2 लिखा हुआ है। विलयन 1 के लिए, यानी कि विलयन 1 का जो प्रासरण दाब है वो π1 माना गया है। उसके बाद विलयन 2 के लिए जो प्रासरण है उसको हमने π2 माना। ठीक है, यानी कि
इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू नियम आइसोटोनिक विलयन है, यानी कि पहला विलयन का प्रसरण दाब दूसरे विलयन के प्रसरण दाब के बराबर हो जाएगा, यानी कि पाई 1 जो है वो पाई 2 के बराबर हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी पढ़े थे ना। यहाँ पे हालांकि आर के जगह पे हम लोग एस यूज करते थे, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो गैस कांस्टेंट है और यहाँ पे हम लोग विलियन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि विलियन कांस्टेंट। लेकिन हम आर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू भी उसका सेम ही है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए पाई 1 यानी कि पहला विलयन का प्रसरण दाब जो है वो इसको 1 माननी है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन टर्म जो है वो C1 हो जाएगा, और R तो R है और इसका टेम्परेचर भी तो अलग अलग होगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा T1 इज इक्वल। आप ये बात जान रहे हैं कि R का वैल्यू दोनों का सेम ही होगा, यानी कि दूसरे वाले प्रसरण दाब का भी R क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी कि C2R T2, यानी कि दोनों का गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट आपको जो मन हो बोल सकते हो, दोनों क्या है आपका बराबर है, यानी कि R से R कट जाएगा। हमने माना कि इस क्योंकि जब प्रसरण दाब समान है तो हमने मान लिया कि उसका टेम्परेचर भी क्या है समान है, यानी कि T1 जो है वो T2 के बराबर है। तो हमने क्या किया कि C1 और पहले से यहाँ पे T1 था तो T1 तो है इज इक्वल टू C2, और हमने बोला कि T2 जो है वो T1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे T2 के जगह पे T1 लिख सकते हैं। चाहे यहाँ पे T1 था तो T1 के जगह पे हम T2 भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है ना। तो C2 और यहाँ पे T2 के जगह पे हम क्या लिख दिए T1 लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए दोनों सेम है तो T1 से T1 कट जाएगा तो C1 और C2 बच गया, यानी कि कांस्टेंट और कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन बच गया। अब देखिए C बराबर भी फॉर्मूला आया था पिछले क्लास में N/V। N क्या होता है बाबू तो मोल होता है, तो एक और पहला कंसंट्रेशन का C1 है यानी कि N1/V1 इज इक्वल टू इसका C2 है यानी कि N2/V2। अब आप मोल का भी फॉर्मूला भली बात ही जान रहे हो 11th क्लास से, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी कंपाउंड का जो वेट दिया रहेगा वेट और उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेट को हमने W माना और मॉलिक्यूलर वेट को N, हालांकि हम लोग बहुत पहले से मानते हैं, ये 11th क्लास से मानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दोगे बाबू, तो यहाँ पे मोल के फॉर्मूला पे N जो है वो मोल है, तो मोल के जगह पे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट यानी कि द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, यानी क्या हो जाएगा वेट जो है इसको W माने हैं तो पहला N1 था यानी कि W1 बटा में M1 इंटू में पहले से आपका V1 है तो V1 इज इक्वल टू N2 के जगह पे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट यानी कि W2 बटा में M2 अगुना में पहले से V2 है तो V2, ठीक है ना। फिर वैसा ही काम किए, V1 जो है वो V2 के बराबर था तो हमने क्या किया V1 इज इक्वल टू V2 मान लिया, यानी कि V1 के जगह पे V2 भी लिख सकते हैं, चाहे V2 के जगह पे हम V1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों हमने क्या माना बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा कि इसका प्रसरण दाब बराबर था तो प्रसरण दाब बराबर हो गया, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर को भी बराबर मान लिए थे। अब देखिए यहाँ पे C1 और C2 भी बराबर है, यानी कि V1 और V2 भी बराबर होगा, यानी कि सब एक दूसरे से बराबर होगा तभी तो बराबर हुआ होगा। चलिए यहाँ पे देखिए अब ये V1 से V1 क्या हो जाएगा बाबू कट जाएगा, तो बच क्या गया W1 बटा में M1 इज इक्वल टू W बटा M2। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है फॉर बिहार बोर्ड के लिए, नियत ताप और आयतन पे। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका लग रहा है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोल का, इसके जगह पे हम सिर्फ N1 लिख सकते हैं, और ये W2 बटा M2 यानी कि किसका तो मोल का, यानी कि 2 माने थे इसलिए N2। अतः नियत ताप एवं आयतन पर आइसोटोनिक विलयन में विलेय की मोलों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। जस्ट इसी तरह आप लोग लिख लोगे ना इसी तरह आप लिख लेंगे ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या लिखोगे, देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अति प्रासरणीय विलयन यानी कि वैसा विलयन जिसका प्रासरण दाब एक दूसरे से अधिक हो, मतलब कि यदि किसी विलयन का प्रासरणीय दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा क्या हो अधिक हो, उसको हम क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यदि किसी विलयन का प्रासरणीय दाब एक दूसरे से कम हो उसको हम क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है ना। प्रासरणीय दाब दूसरे विलयन से अधिक होगा तो उसको हम लिखेंगे हाइपोटोनिक, और जब कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं लिखा पाएगा तो
बोलिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे। नहीं लिखाने के बाद आप कमेंट करोगे कि इसका डेफिनेशन लिखवा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डेफिनेशन लिखवा दूंगा। अगर लिखा जाएगा तो कोई बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे समान की जगह पे क्या लिख देंगे, अधिक होगा, और उसमें कम वाले में कम होगा। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। चलो अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके पिछले क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़े थे, लगभग 2 से 3 दिन पहले। ठीक है ना, याद होगा। प्रासरण दाब। आज हम लोग पढ़ेंगे उल्टा प्रासरण दाब। प्रासरण दाब और उल्टा प्रासरण दाब नाम से स्पष्ट है कि प्रासरण यानी कि उसके जस्ट अपोजिट काम जो कर रहा होगा वो उल्टा प्रासरण कर रहा होगा। पहले हम प्रासरण के बारे में जानते हैं। प्रासरण क्या बोला था कि सांद्र विलयन से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर एसपीएम के द्वारा जाता है, तो उस पे जो हम एक्स्ट्रा दाब लगाते हैं उस दाब को हम प्रासरण दाब कहते थे। क्या सुने? कम सांद्रण वाले से अधिक सांद्रण में एसपीएम के द्वारा में सॉल्वेंट का जो पार्टिकल्स जाता था और जो फ्लो करता था, हमने दिखाया था आपको फिगर बना के कि ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था ना, ये अधिक सांद्रण वाला, तो उस पर हम कुछ दाब लगा रहे थे, एक्स्ट्रा दाब लगा रहे थे, उस दाब को हम प्रासरण बोले। और उस एक्स्ट्रा दाब पे अगर और दाब हम लगाते तो उस दाब को हम बोलते हैं उल्टा प्रासरण। उल्टा प्रासरण में क्या होगा? प्रासरण में था तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर सॉल्वेंट का पार्टिकल्स जाता था, और इसमें क्या होगा कि सांद्र विलयन से तनु विलयन में एसपीएम के द्वारा सॉल्वेंट का पार्टिकल्स आएगा। यानी कि प्रासरण के जस्ट अपोजिट काम कौन करता है? उल्टा प्रासरण करता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन की ओर कि डेफिनेशन क्या बोलता है। पहला बात, इसका नाम होता है प्रतिलोम प्रासरण या विपरीत प्रासरण, यानी कि इंग्लिश में इसको रिवर्स ऑस्मोसिस या शॉर्ट में इसको आरओ बोलते हैं। जो आप लोग पानी पीते हैं ना, तीता तीता जो लगता है, आरओ का पानी बोलते हो सब ना, आरओ का पानी वही है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे समुद्री जल का पानी जो होता है उसको शुद्धिकरण कहते हैं, यानी कि जो नमकीन वाटर्स जो होते हैं ना उसको शुद्धिकरण करके हम पीने योग्य बनाते हैं। ठीक है ना। तो पानी का शुद्धिकरण इन शॉर्ट बोल सकते हो कि पानी का शुद्धिकरण किस प्रोसेस द्वारा करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा करते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या होता है कि जब किसी विलयन पर बाह्य दाब यानी कि पी एक्सटर्नल प्रासरण दाब से अधिक आरोपित करते हैं। देखिए प्रासरण दाब में भी हमने बोला था कि दाब आरोपित करते हैं, लेकिन अगर मान लो कि किसी को दाबने में अगर इतना प्रेशर लग रहा है तो थोड़ा सा और ज्यादा जब उस पर प्रेशर आप लगा दोगे तो उसी दाब को हम क्या बोलेंगे? उल्टा प्रासरण। यानी कि प्रासरण में भी दाब लगाते हैं और उल्टा प्रासरण में भी दाब लगाएंगे। ठीक है ना। लेकिन प्रासरण में जितना दाब लगाए थे उससे अधिक दाब लगाओगे तो अब उल्टा प्रासरण होगा। और उल्टा प्रासरण में क्या होगा कि सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर आएगा, जबकि प्रासरण में क्या था? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहा था। ठीक है ना। तो प्रासरण दाब से अधिक आरोपित की जाती है तो विलायक के अणु स्वतः अर्धपरागम्य झिल्ली, अर्धपरागम्य झिल्ली तो जानते ही हैं, एसपीएम से होकर सांद्र विलयन तनु विलयन से होकर गुजरता है। सांद्र विलयन किधर गुजरता है बाबू? तनु विलयन की ओर गुजरता है, मतलब प्रवाहित होने लगती है। अतः यह प्रक्रिया जो होता है वो प्रतिलोम प्रासरण कहलाता है। कोई दिक्कत? अगले क्लास में हम आपको पानी के शुद्धिकरण का एक टैंक दिखाएंगे। ठीक है ना। एक डब्बा होता है, उसमें एक पिस्टन लगा रहता है, पिस्टन को डालते हैं तो एक में जो होता है ना, जैसे मान लो कि ये ऐसा होता है। ठीक है ना। 2 भाग होते हैं, ऊपर में एक पिस्टन लगा रहता है, पिस्टन को जैसे ही दाबते हैं ना तो इसमें जो होता है गंदा वाटर होता है। पिस्टन को जैसे ही दाबते हो, पिस्टन को जैसे कैंट वगैरह का पानी आप देखते होंगे तो उसमें जो लगा रहता है ना अंदर में, वो जो होता है एक पिस्टन लगा रहता है। वो पिस्टन क्या करता है? उस पर पुश करता है। पुश करने के क्रम में क्या होता है कि इसमें जो होते हैं खराब वाटर आते हैं। ठीक है ना। तो ये खराब वाटर जो है तो यहाँ पे जो लगा रहता है इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? एसपीएम बोलते हैं। इसके द्वारा खराब वाटर इसमें जाते हैं, फिर यहाँ से हम शुद्धिकरण करके पानी को निकाल के पी लेते हैं। ठीक है ना। तो पढ़ेंगे या ग्रुप में हम आपको डाल देंगे लिखा हुआ, हालांकि अब उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट दिन हम न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। तो आपको जितना थ्योरी पढ़ाया गया है इधर बहुत अच्छा से रिवीजन करके आइएगा। कल हम क्वेश्चन बोर्ड पे देंगे और आप बनाओगे। ठीक है ना। चलिए ओके, तब तक के लिए
बाय बाय। और कृपया फिर वही बात पुरानी कि वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब बढ़ाइए आप लोग, ठीक है ना। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।